हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रभात पोद्दार और आप देख रहे हैं खबरी स्पेशल्स। आज हम बात करने वाले हैं 1971 यानी 1971 के वॉर की, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। अगर आप देखें तो इस युद्ध की कहानी में बहुत सारे पेच हैं और ये युद्ध 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक चला था, लेकिन जो इसके बीज थे वो शायद उसके 1 साल पहले पड़ गए थे। जैसा कि आप जानते होंगे, जब भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिली और साथ ही साथ उसका विभाजन हुआ तो पाकिस्तान 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान जो आज की तारीख का पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान जो आज की तारीख का बांग्लादेश है। पाकिस्तान जब 2 हिस्सों में बटा और बना तब से ही उसमें काफ़ी तकलीफ़ें थी, क्योंकि जो वेस्टर्न पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी वो ज़्यादातर पश्तो, पंजाबी वगैरह बोला करती थी, और जो ईस्टर्न पाकिस्तान था जो आज का बांग्लादेश है वहाँ पे प्रीडोमिनेटली बंगाली पॉपुलेशन थी, तो वहाँ पे बांग्ला भाषा थी, तो बहुत सारे कल्चरल डिफरेंसेस थे और कहीं ना कहीं वेस्टर्न पाकिस्तान ईस्टर्न पाकिस्तान को थोड़ा सा इन्फीरियर मानता ही था। भारत में 1947 में आज़ादी के बाद 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था और मेरा मानना है, मुझे जहाँ तक याद है, 1951 में पहला इलेक्शन हो भी गया था। पाकिस्तान में जो पहला इलेक्शन हुआ वो 1970 में हुआ, यानी 1947 में आप आज़ाद हुए, उसके 1970 तक भी आपके यहाँ इतने डिस्टर्बेंसेस थे, आपने 2 बार कॉन्स्टिट्यूशन को लाए और हटाया। खैर 1970 में जब इलेक्शन हुआ पाकिस्तान का पहला वहाँ की संसद के लिए, तो वहाँ 300 सीटें थी। अब जो वेस्टर्न पाकिस्तान था यानी आज का पाकिस्तान था, वहाँ पे 138 सीट्स थी और जो ईस्टर्न पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश है वहाँ 162 सीट्स थी। अवामी लीग करके एक पार्टी हुआ करती थी जिसके हेड थे शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बंग बंधु भी कहते हैं। उन्होंने बहुत आवाज़ें उठाई थी। उनका ये कहना था कि भाई ईस्टर्न पाकिस्तान के साथ बराबरी का सलूक नहीं होता। मैं आपको एक डेटा दूंगा तो शायद आपको ठीक लगे। एक वेस्टर्न पाकिस्तान में 36% के आसपास टोटल पाकिस्तान की आबादी रहती थी, ईस्टर्न में अराउंड 64%, यानी ईस्ट पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा लोग रह रहे हैं वेस्ट पाकिस्तान से। लेकिन जो देश भर में जो स्पेंडिंग हो रही है, जो खर्चा हो रहा है, वेस्टर्न पाकिस्तान में 71% हो रहा है, यानी 36% आबादी के लिए 71% का खर्चा हो रहा है। और जो ईस्टर्न जहाँ पे ज़्यादा आबादी है, 64% आबादी, उनके लिए 29% के आसपास का खर्चा हो रहा है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही थी। दूसरी बात ये थी कि जूट, जैसा कि हम जानते हैं कि बंगाल का वेस्ट बंगाल का और बांग्लादेश का एक मेजर एक्सपोर्ट है, तो एक मेजर एक्सपोर्ट उस टाइम के पाकिस्तान का जूट ही था। लेकिन जो एक्सपोर्ट से जो फ़ायदा होता था वो इनकम वेस्टर्न रीजन को ज़्यादा मिलती थी बनस्पत की ईस्टर्न रीजन को, यानी कि धंधा ईस्ट कर रहा है लेकिन प्रॉफिट वेस्ट को हो रहा है। ना कोई इकोनॉमिकल ना कोई पॉलिटिकल बेनिफिट मिलता था ईस्टर्न पाकिस्तान को। यहाँ तक कि लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम थी। बंगला बोली जाती थी ईस्ट में, वहाँ पे उर्दू और पश्तो बोली जाती थी, पंजाबी बोली जाती थी। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी था कि भाई राष्ट्रीय भाषा कौन सी बने। ये चाहते थे कि बंगाली को थोड़ा और एक बड़ा ओहदा मिले, वो वेस्ट वाले देने को तैयार नहीं थे। ठीक है, 1970 में जो पहला इलेक्शन हुआ, मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने वो इलेक्शन केवल ईस्टर्न पार्ट में लड़ा। वेस्टर्न पार्ट में तो उनका वैसा भी कोई धरातल था नहीं। साहब 162 में से 160 सीटें जीत ली, यानी टोटल 300 की असेंबली है आपकी। मेजॉरिटी के लिए 151 सीटें चाहिए, लेकिन सर केवल ईस्ट में 160 सीटें आपने जीत ली हैं। यानी ओवरऑल पाकिस्तान की बागडोर अब किसके हाथ में आ गई? अवामी लीग यानी मुजीबुर रहमान के हाथ में आ गई। यानी वेस्ट में अब कौन व्यक्ति रहेगा? शेख मुजीबुर रहमान रहेंगे। जाहिर सी बात है, ये वेस्टर्न पाकिस्तान को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि ईस्टर्न पाकिस्तान का कोई आदमी आके पूरे देश के को हुक्म चलाए, हुकूमत करे। तो उस ज़माने में पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट होते थे वो थे याह्या खान। अब ये याह्या खान का नाम अगर शायद आपने मुखबिर प्रोग्राम में भी रिसेंटली आया है ZEE5 पे अगर देखा तो उसमें याह्या खान का कैरेक्टर है, तो वो प्रेसिडेंट बन चुके थे तब तक। उन्होंने जो पावर दे देना चाहिए ना, अब तो भाई देश का प्रधानमंत्री बनेगा मुजीबुर रहमान, तो उसको पावर दो, असेंबली चालू करो। लेकिन वो असेंबली चालू नहीं कर रहे थे, उसको डिले करते जा रहे थे। वो चाह रहे थे जितना डिले हो जाए उतना अच्छा है, कुछ हम नेगोशिएट कर लें, किसी भी तरीके से
मुजीबुर रहमान के हाथ में पावर नहीं जानी चाहिए। ये बात हो रही है साहब 1970 की, यानी युद्ध के 1 साल पहले की पूरी चर्चाएं चल रही हैं, ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी थी, जो सेकंड नंबर की पार्टी थी, 81 सीट्स जीते थे। जुल्फिकार अली भुट्टो यानी बेनज़ीर भुट्टो के पिताजी, ये भी नहीं चाहते थे कि उनको पावर मिले, वो चाहते थे वेस्टर्न एरिया के आदमी के पास पावर होना चाहिए, ईस्टर्न आदमी को पावर मत दो। अब डिले होता जा रहा था। अब ये बात जाहिर सी बात है ईस्टर्न पाकिस्तान को अच्छी नहीं लग रही थी, वहाँ पे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चालू हो गया, नो कोऑपरेशन मूवमेंट टाइप का चालू हो गया, जहाँ पे सरकार को उन्होंने सपोर्ट करना बंद कर दिया। अब तकलीफ़ें यहाँ से शुरू हो गई, क्योंकि भाई अब आपके देश में अंतर्विरोध शुरू हो चुके हैं। पहली बात तो आप चाहते ही नहीं थे पावर वहाँ देना, ऊपर से अब वहाँ पे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू हो गया है। अगर अब आपने पावर शिफ्ट कर दिया तो लोगों को लगेगा कि आप वीक भी हैं, लोग ने आप पे प्रेशर डाला और आप प्रेशर में आ गए। इसके बीच में जो एक बड़ी घटना हुई वो ये हुई कि वहाँ पे जो जो बिहारी लोग रहते थे ईस्टर्न पाकिस्तान में, वो उर्दू बोला करते थे और वो वेस्टर्न पाकिस्तान को सपोर्ट किया करते थे। यानी रह रहे हैं आप ईस्टर्न पाकिस्तान में, लेकिन जो वेस्टर्न पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसको आप सपोर्ट करते थे। ऐसे 300 बिहारी लोगों की हत्या हो गई। ये किसने की? बंगालियों ने, यानी कि ईस्ट बंगाल के लोगों ने राइट्स किए और उसमें 300 बिहारियों की हत्या हो गई। इस राइटिंग को, इस दंगे को बेस बनाया पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्चलाइट का। अभी ऑपरेशन सर्चलाइट क्या था? देखिए, पाकिस्तान, वेस्टर्न पाकिस्तान ऑलरेडी कोई ना कोई बहाना चाहता था ईस्टर्न पाकिस्तान में बढ़ते हुए गतिरोध को दबाने का, और उसको ये मौका मिला इन हत्याओं के द्वारा। तो इन्होंने अब ईस्टर्न पाकिस्तान के जो लोग थे उनके खिलाफ ऑपरेशन सर्चलाइट चालू किया 25 मार्च 1971 को, 25 मार्च 1971 को। इसका बेसिक ये था कि जितने भी अपोजिशन के लोग हैं जो हमारा विरोध कर रहे हैं उनको जेल में डाल दो। अब जाहिर सी बात है साहब, वायलेंस तो होगी। जितने भी फॉरेन जर्नलिस्ट थे ईस्ट पाकिस्तान में उनको डिपोर्ट कर दिया गया, उससे पहले धीरे धीरे, कि भाई वहाँ की एक्चुअली ग्राउंड रिपोर्टिंग कोई ना कर पाए। इतनी हत्याएं हुई कि कोई भी एक आंकड़ा नहीं है। 3 लाख से 30 लाख ईस्ट पाकिस्तान के लोग मारे गए, 3 लाख से 30 लाख, यानी अलग अलग आदमियों ने अलग अलग आंकड़ा दिया है। ऐसा मानते हैं 2 लाख से 4 लाख महिलाओं के साथ रेप हुआ। इतनी एट्रॉसिटीज़ हुई, और ऐसा माना जाता है जो इतनी हत्याएं हुई हैं ये होलोकॉस्ट में, जो वर्ल्ड वॉर 2 में आपको मालूम होगा कि जर्मनी में ज्यूस के साथ हुआ था, उसके बाद ये सबसे बड़ी एट्रॉसिटी मानी गई है मॉडर्न हिस्ट्री में। अब जाहिर सी बात है, तो लोग मारे जा रहे हैं तो कई लोग जान बचाने के लिए भागेंगे। अब ईस्ट पाकिस्तान से आदमी भागेगा कहाँ? तो इंडिया ही आएगा। तो इंडिया ने अपने बॉर्डर्स खोल दिए और ईस्ट पाकिस्तान से भयंकर तेज़ी से लोग भारत में आने लगे। बंगाल वगैरह साइड में बहुत आने लगे। 10 लाख से ज़्यादा शरणार्थी भारत में आ गए। इसके साथ भारत में शुरू हो गई शरणार्थी समस्या। इतने लोग अगर भारत में आएंगे तो उनको खिलाना पिलाना है, उनके लिए रेफ्यूजी कैंप्स बनाने, और हम लोग इकोनॉमिकली उतने स्ट्रांग नहीं थे कि हम इतने लोगों को सपोर्ट कर पाएँ। भारत में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने पूरे विश्व में कहना की शुरुआत की कि भैया ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, प्लीज़ ध्यान दीजिए। कोई ध्यान नहीं दे रहा साहब, किसी को मतलब नहीं। बोला हाँ चल रहा है, चलने तो, हमको क्या करना है, मर रहे हैं लोग तो मरने दीजिए। भारतीय सेना ने धीरे धीरे ईस्टर्न पाकिस्तान को सपोर्ट करने की शुरुआत करी। वहाँ पे मुक्ति बाहिनी करके एक सेना का गठन हुआ जो लोकल रेजिस्टेंस था, यानी वहाँ के जो लोग, कई लोग जो नॉर्मल पब्लिक है, आर्मी के लोग हैं, ऐसी कोई बटालियंस है ना जो पाकिस्तान आर्मी के, लेकिन वो ईस्टर्न पाकिस्तान में हो रहे अत्याचार के विरोध में काम करेंगे। इन सब ने मिलकर मुक्ति बाहिनी करके एक सेना बनाई और इसको सपोर्ट भारतीय सेना ने करने की शुरुआत की। ये लोग गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे। गुरिल्ला वॉरफेयर है ना, आप जानते, छुप के वार करना। तो इसमें उन्होंने काम करने की शुरुआत की और धीरे धीरे पाकिस्तान को ये डैमेज कर रहे थे। इंदिरा गांधी ने तत्कालिक सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ, आपने नाम सुना होगा मानेकशॉ साहब का, फिल्म भी आने वाली है उन पर, सैम बहादुर अभी, उनसे कहा अप्रैल 1971 के आसपास कि आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। सैम मानेकशॉ ने मना कर दिया। उन्होंने कहा देखिए मैडम, ये मानसून का वक्त है, ये वक्त सही नहीं है युद्ध करने का।
और क्योंकि मैं युद्ध करने की अभी स्थिति में नहीं हूँ, आप कहें तो मैं अपना इस्तीफ़ा आपको देता हूँ। इंदिरा गांधी ने इस्तीफ़ा लेने से इनकार कर दिया। इंदिरा गांधी जानती थी कि ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन क्योंकि इंदिरा गांधी पे बहुत प्रेशर आ रहा था उनके कलीग्स का और आम जनता का कि भाई इतनी सारी तकलीफ हो रही है, युद्ध क्यों नहीं कर रहे हो, तो इंदिरा गांधी सेना के द्वारा उनका जब ओपिनियन लिया तो लोग शांत हो गए कि भाई सेना ही शायद रेडी नहीं है। तो इन्होंने कहा सैम मानेकशॉ ने कि अगर मेरे हिसाब से आप काम करेंगे तो मैं आपको युद्ध में जीतने की गारंटी देता हूँ। तो इंदिरा गांधी मान गई। दिसंबर का इंतज़ार शुरू हो गया। दिसंबर का इंतज़ार क्यों हो रहा है? देखिए, दिसंबर के इंतज़ार इसलिए हो रहा है कि तब तक मानसून ख़त्म हो जाएगा तो ज़मीन जो है उसमें गीलापन, कीचड़ कम हो जाएगा ईस्टर्न एरिया में, तो युद्ध के लिए ठीक है। और वेस्टर्न एरिया में, जो वेस्टर्न पाकिस्तान से भी तो युद्ध हो सकता है, तो हिमालय पे बर्फ़ जम जाएगी, तो चाइना का इन्वॉल्वमेंट मिनिमम हो जाएगा। नहीं तो भाई एक तकलीफ है ना कि भाई पाकिस्तान के सपोर्ट के लिए चाइना आ जाएगा तो क्या करेंगे, आपके ऊपर प्रेशर हो जाएगा। तो वेस्टर्न रीजन को भी दिसंबर तक रोकना, ईस्टर्न को भी रोकना, तो हम लोगों ने थोड़ा सा रोकने की शुरुआत करी। अब यहाँ पे शुरुआत जो हुई 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक कर दी। प्रीएम्प्टिव यानी इंडिया ने अभी तक कोई हमला नहीं किया था पाकिस्तान पे, लेकिन कल तो कर सकता था, ये सोच के पाकिस्तान ने आगे बढ़ के भारत के 11 एयर बेसिस पे अटैक कर दिया। इसको ऑपरेशन चंगेज़ खान नाम दिया गया। समहाउ ऑपरेशन चंगेज़ खान वाज नॉट सक्सेसफुल। मिनिमम डैमेज हुआ भारतीय एयरफोर्स को, और उसके बाद तत्कालिक इंदिरा गांधी ने अनाउंस कर दिया कि हम रिटेलिएशन अटैक करने वाले हैं, हम युद्ध की घोषणा करते हैं पाकिस्तान के ऊपर। हर तरीके से पाकिस्तान को घेरा गया। ऑपरेशन ट्राइडेंट अगर आपने नाम सुना हो, कराची पोर्ट पे हमला किया गया था भारत की नौसेना के द्वारा, ताकि जो भी उनके सप्लाई डिपोज हैं, फ्यूल्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो वो हमने काफ़ी हद तक वहाँ पे सक्सेस हासिल करी, ताकि अब इनकी नेवी नहीं घुस पाएगी इस युद्ध में। इसके विरोध में जब उन्होंने हमला किया तो INS खुखरी, हमारा जहाज़ डुबो दिया गया था। उसके विरोध में हमने फिर कराची पोर्ट पे वापस एक बार अटैक किया था, ताकि हमने उनकी नेवी को करीबन नेस्तनाबूद कर दिया था। अगर आपने एक फिल्म देखी हो गाज़ी अटैक, तो गाज़ी अटैक में भी उन्होंने ये चीज़ बताई है कि जब ये युद्ध शुरू हुआ तो बे ऑफ बंगाल में INS विक्रांत खड़ा था, नेवल ब्लॉकेड था। अब आप सोचिए ना, ईस्टर्न पाकिस्तान तक जो आर्मी लड़ रही है, तो पाकिस्तान की आर्मी को कहीं ना कहीं रसद चाहिए, खाना पीना चाहिए, एम्यूनिशन चाहिए, वो आएगा कहाँ से? अब भारत तो वेस्टर्न पाकिस्तान से ज़मीन का इस्तेमाल करके किसी को आने नहीं देगा, प्लेन का इस्तेमाल करके आने नहीं देगा। नेवल रूट बचा, बस निकलिए साहब वहाँ के बंदरगाह से और यहाँ पहुँचिए। तो लेकिन बे ऑफ बंगाल को हमने घेर रखा था। तो INS विक्रांत को डुबोने के लिए PNS पाकिस्तान नेवल शिप गाज़ी को भेजा गया था, जो आपने उस गाज़ी अटैक में देखा होगा। लेकिन गाज़ी डूब गया। अब पाकिस्तान कहता है कि भैया ये तो गलती से इंटरनल कंबशन हुआ, उसमें डूब गया। भारतीय नेवी कहती भाई हमने डुबो दिया। तो खैर वो तो एक डिस्प्यूटेड चीज़ है, अब सही है गलत है तो हम कुछ नहीं कहेंगे उस पर। 13 दिन युद्ध चला। भारतीय सेना मुक्ति वाहिनी ने इतनी तेज़ी से अटैक किया कि पाकिस्तानी आर्मी के हाथ पांव ठंडे हो गए। साहब 90,000 से ज़्यादा लोगों ने सरेंडर किया पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें से 80,000 करीबन सैनिक थे, 10,000 वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स, फैमिलीज़ और ये सब लोग थे। इन्होंने सरेंडर की, जबकि भारतीय आर्मी बहुत कम थी, 10,000 के करीबन भारतीय आर्मी थी। लेकिन हमने उनसे सरेंडर कराया 16 दिसंबर 1971 को। ये एक पब्लिक सरेंडर था। पब्लिक सरेंडर यानी कि जहाँ पे दूसरी सेना ने ओपनली सरेंडर किया, और ऐसा माना जाता है कि पब्लिक सरेंडर की और कोई घटना शायद विश्व में नहीं हुई। अब ये बात को डिस्प्यूट कर सकता है, लेकिन हमें जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है। और शेख मुजीबुर रहमान जो इस दौरान जिनको अरेस्ट कर लिया गया था, फिर उनको छोड़ा गया और उन्होंने मतलब बांग्लादेश की स्थापना हो गई, ईस्ट पाकिस्तान एक अलग देश बन गया और शेख मुजीबुर रहमान उसके नए प्रधानमंत्री बन गए। कहानी यहाँ ख़त्म की जा सकती है, लेकिन इसके आगे भी कुछ हुआ जो मैंने सोचा क्यों ना आज के इस वीडियो में डाला जाए। ये युद्ध के आगे की कहानी है। तो मुजीबुर रहमान जो बंगबंधु, जो उस देश के संस्थापक माने गए, यानी हीरो हैं वो उस जगह के। लेकिन एक फ़िल्म आई थी, अगर आपने देखी हो, डार्क नाइट राइजेस,
उसमें एक व्यक्ति कहता है कि आइदर यू डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू बिकम अ विलन। तो मुजीबुर रहमान के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ। इलेक्शंस होने वाले थे और अगले इलेक्शंस होने वाले थे और मुजीबुर रहमान को लगने लगा कि उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है। तो पहले तो वो ज़बरदस्ती प्रेसिडेंट बन गए और फिर वन पार्टी सिस्टम उन्होंने देश में लागू कर दिया। यानी एक व्यक्ति जो पहले आज़ादी मांग रहा था, उसी आदमी ने आपको आज़ादी से महरूम कर दिया, बोला वन पार्टी सिस्टम, अब तो मैं ही चलूँगा। अब असंतोष फैल गया देश में। 15 अगस्त 1975 को आर्मी के कुछ लोगों ने प्रेसिडेंट के निवास पर अटैक किया और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को उसकी फैमिली के समेत ख़त्म कर दिया। उनके घर में आए मेहमान, उनके नौकर, यहाँ तक कि उनके कुत्तों को भी गोली मार दी गई। कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। प्रेसिडेंट की 2 लड़कियाँ बांग्लादेश में नहीं थी उस वक्त, वो जर्मनी गई हुई थी, इसलिए वो बच गई। शायद नाम सुना आपने, शेख हसीना और शेख रेहाना। शेख हसीना बच गई, उनको भारत ने कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक शरण दी। 26 साल बाद वो वापस बांग्लादेश पहुंची, प्रधानमंत्री का इलेक्शन लड़ा और जीती। जिन सैनिकों ने हत्या की थी मुजीबुर रहमान और उनके परिवार की, उनको इंडेमनिटी मिल गई थी, यानी सरकारी तौर से उनको माफ़ कर दिया गया था। तो वो लोग बढ़िया जीवन जी रहे थे। जब शेख हसीना वापस प्राइम मिनिस्टर बनी, वहाँ जाके उन्होंने सबसे इंडेमनिटी छीनी और एक एक करके सबको फांसी के तख्ते पे झुला दिया। ऐसा माना जाता है कि शायद 5 या 6 लोग बचे हैं, बाकी या तो नेचुरल डेथ मर चुके हैं या उनको फांसी वगैरह दे दी गई है। तो जो एक फिल्म आई थी ना आपकी, गैंग्स ऑफ वासेपुर, बाप का भाई का सबका बदला लेगा, तेरा फैजल, तो प्रोबेबली शेख हसीना से इंस्पिरेशन ली गई होगी। इतना ब्लडशेड हुआ, उसके बाद बांग्लादेश बना। ये थी कहानी 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध की, जिसमें हमने थोड़ा एडिशनल चीज़ें आपको बता दी, क्योंकि अदरवाइज़ तो बताने का मौका मिलता नहीं है। अगर किसी और टॉपिक पे चाहते हैं हम वीडियो बनाएं तो हमें बताइएगा ज़रूर। तब तक जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की हर खबर पर नज़र।